वेलकम टू FIJ फॉरेनर्स इन जापान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जापान के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है जापान के अंदर, कैसे फॉरेनर्स की स्टूडेंट्स की लाइफ है, कैसे फ्यूचर है, कैसे उनका प्रेजेंट चलता है, क्या ही खर्चे आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को आपका सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों के हम इसी के अंदर वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड है डैनी, जो कि मेरे साथ ही जापान में आया था। तो ये जब मेरे साथ आया था, जैपनीज़ हमारा जो लैंग्वेज कॉलेज था, स्कूल था, वो एक साथ ही था। तो ये तब से हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहा है, तब से ये जापान को एक्सप्लोर कर रहा है कि जो जैपनीज लोग हैं वो कैसे रहते हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये एक अलग कंट्री है, तो इनके जो रिलेशनशिप है हमारे साथ, जैसे कि इनकी लैंग्वेज बहुत अलग है। तो इसलिए एक तुम्हें रिलेशनशिप बनाने के लिए ना इनके साथ पहले तो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि आप जैसे जो बात करते हो, एकदम से आप आते हो यहाँ पे, कुछ नहीं समझ लगेगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये 2.5 साल से इसी चीज़ की वहाँ पे नॉलेज ले रहा है, स्टडी कर रहा है। तो चलो इससे बात करते हैं, तो ये बताएगा कुछ हमारे यहाँ पे जापान के बारे में। तो डैनी भाई, कुछ बताइए आप जापान के बारे में, क्या एक्सप्लोर करा आपने। 2020 जनवरी के मंथ में मैं जापान आया था। उसके बाद हम नागासाकी सिटी में मेरा जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल था। उस जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल के अंदर हमने स्टार्टिंग से ही जापानीज़ पढ़ी, और वो एज अ हमारा प्लस पॉइंट भी रहा था और माइनस पॉइंट भी रहा था। क्योंकि अगर तुम जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो जापान में जो आना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरी फर्स्ट एडवाइस तो यही रहेगी कि एटलीस्ट कुछ पढ़ के आना, बिना पढ़े जापान में मत आना, वरना भाई दुनिया अलग ही है। ये ऐसे ऐसे तैसे लग जाएंगे। हाँ। तो सीन यही है कि तुम्हारा एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक लेवल क्लियर होना चाहिए कि जापानीज में हाँ भाई मेरे को टॉयलेट जाना है, मेरे को खाना खाना है, इतनी चीजें तुम बोल सको। कोई जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज आनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। आप कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे है जापानीज। इंग्लिश भी बहुत कम समझते हैं ना यहाँ पे इंग्लिश लोग। तो मेरे ख्याल से मेरे को करीब 2.5 साल हो गए रहते हुए। मैं 2 या 3 लोगों से मेरा पाला ही पड़ा होगा जो इंग्लिश बोलते हैं, नहीं तो सारे जो हेलो हाय सारे बोल लेते हैं, लेकिन उसके आगे किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो थोड़ी थोड़ी वो परफेक्ट, वो हेलो भी बोलते हैं, हाय भी, कुछ ब्रेड बोलेंगे, बरी दो, ऐसे कुछ करके बोलते हैं कि मतलब कि उनका एक्सेंट ही अलग है, वो भी समझ नहीं आएगा आपको। वो एक्सेंट वाली जो बात तुमने बोली अभी, उसका हाँ। सीन ये है कि जापानीज लैंग्वेज के अंदर 3 पैटर्न्स होते हैं पढ़ाई करने के। पहला पैटर्न होता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें शायद पता भी होगा, एक होता है हिरागाना, एक होता है काताकाना, और एक होता है कांजी। कांजी जो है वो समथिंग, वो तो समझ लो एक लेटर है, एक इमेज टाइप है, उसी का वर्ड मीनिंग बनता है। चाइना से आ रखी है वो, सारी चाइना से आ रखी है। चाइना से आ रखी है, दिखने में भी बिल्कुल सेम ही है, बस उनका मीनिंग जो है अलग अलग है। अभी जो जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, सबसे ज़्यादा इनका प्रोनाउंसिएशन इसलिए ख़राब होता है क्योंकि इनके उसमें आता है काताकाना। काताकाना में जो भी आप जितने भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स है, जैसे कार हो गई, ब्रेड हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, तो इनका अपना अलग ही प्रोनाउंसिएशन है। अब लेट्स सपोज जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स, अब ये बोलते हैं मकडोनर्डो। हाँ, तो है वही है, सेम मैकडोनल्ड। क्योंकि एक्चुअली जो मैकडी है ना, वो बाहर की फ्रेंचाइजी है, वो इनकी अपनी नहीं है। जितनी चीजें जापान के साथ रिलेटेड नहीं है, बाहर की हैं, उनका जो नाम होगा वो काताकाना में ही होगा ना। हाँ, उनका नाम ऐसे ही रहेगा। जितने भी फॉरेन वर्ड्स हैं, हाँ, वो सारे काताकाना लैंग्वेज के अंदर ही आएंगे। वो थोड़ा सा जैसे कोई भी नया स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, या कोई टूरिस्ट होता है, वो जब जापानीज लोगों का एक्सेंट सुनेगा तो स्टार्टिंग में थोड़ी फनी इमेज आएगी माइंड के अंदर, बट अच्छा लगेगा। बट प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में समझने की, भाई बंदा बोल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो तुम्हें लगेगा या तो ये हमारा काट रहा है या तुम उसका काट रहे हो, इस टाइप का ही कुछ लगेगा। हाँ, तो भाई अभी देखो यार, ये बताओ कि जैसे ये जापान के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं ना नए नए, वो मतलब कि फ्यूचर लेके आते हैं कि हम इतने पैसे कमाएंगे यहाँ पे, फ्यूचर कर लेंगे आगे, है ना, पढ़ाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। तो उसका कुछ बताओ यार हमें। मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आज के डेट में जो जापान के पैसे हैं, अगर 1 लाख येन कमाते हो तो इंडिया का 55-56 हज़ार बनता है, 55,000 to 56,000 बनता है ना। तो कुछ बताओ यार, कि फायदा है जापान आने का, कि फ्यूचर वगैरह है। ये तो एक पर्सनल चॉइस वाला क्वेश्चन की बात हो गई, और रही बात अभी जो पैसों की बात हुई है, वो तो अभी थोड़ा सा ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, उस चक्कर में जापानीज येन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। इसी साल की बात करूँ तो इस साल के अंदर $1 113 जापानीज येन का था, और अभी इस वक्त परसों $1 150 येन का हो गया। मेरे को लग रहा है वो 2020 में या 19 में हम जब आए थे लास्ट मंथ में, तब 108 था अमेरिकन डॉलर ना, शायद, आई थिंक उस रेंज के आसपास था। तो अभी क्या हो रखा है कि अगर देखो यहाँ पे क्या, तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी अर्निंग सेम ही रहेगी। बाकी तुम्हारी ना एक डिपेंड होता है सिटी पे, आप कौन सी सिटी में हो, कौन से आइलैंड पे हो।
ठीक है, उस पर बड़ा डिपेंड होता है कि आपकी वहाँ से अर्निंग पता लगती है। कई जगह होती है, अलग अलग होती है, जैसे आप समझ सकते हो, आप अगर इंडिया में हो तो चंडीगढ़ में कुछ अलग जॉब की जो सैलरी होगी, पंजाब में अलग होगी, हरियाणा में अलग होगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। कि जैसे मुंबई चले जाओगे, वहाँ अर्निंग भी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी लिविंग ज़्यादा कॉस्ट भी है, तो ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ होता है। तो कुछ हमें बताओ जरा। उसी से रिलेटेड है। हाँ, अगर तुम एक बिल्कुल कंट्री साइड चले जाते हो, लाइक वी वर लिविंग इन नागासाकी, तो नागासाकी इट वाज अ गुड सिटी, बट वो बिल्कुल जापान के सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द जापान है, बिल्कुल नीचे आ जापान के जाती है। नीचे नीचे है, बिल्कुल मतलब उसके नीचे। नीचे जापान खत्म ही हो जाता है, सी ऑफ जापान स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अच्छा एरिया है, घूमने के लिए अच्छा है, टूरिस्ट एरिया है, बट जॉब्स का रिलेटेड वहाँ स्टार्टिंग में जो जॉब्स की प्रॉब्लम पड़ेगी उन लोगों को जिनको लैंग्वेज नहीं आती है। अब जिनको लैंग्वेज आती है उनके लिए तो जॉब भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेजोरिटी है वो किनकी, हम वो बताना चाहेंगे, एक बार एक्सप्लेन, और क्यों है, और उनको बेनिफिट कैसे है, तो ये भी हम बात करते हैं। मेन चीज वही है, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर जापान में सबसे ज्यादा पहले जो थे प्री कोविड की अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा थे, बट आफ्टर आफ्टर पोस्ट कोविड, लाइक इस वक्त जो है वियतनामी स्टूडेंट्स ऑल ओवर जापान सबसे ज्यादा है। अभी हम रह रहे हैं एक क्यूशू, वी आर इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द जापान, सो एक बहुत बड़ा आइलैंड है, इस आइलैंड कहते हैं, बट पूरा एक लैंड का एरिया है, इसको क्यूशू बोलते भाई हैं। तीन है, जैसे ये मैप आ रहा है ना, तीन है, होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया और क्योशु हो गया। हम्म। हम क्यूशु पर है, सबसे नीचे वाला आइलैंड है ना, उस पर है हम। इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा नेपालीज लोग हैं, और नेपालीज लोग सबसे बाकी ज्यादा अगर पूरे जापान की बात करें जाए तो वियतनामी है। लेकिन इनको फायदा है भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इनको फायदा होता है, क्योंकि जो आप जैपनीज येन कमाते हो, अगर 1 लाख जैपनीज येन है तो वो 95,000 रुपीज नेपाली रुपीज बन जाता है। और वियतनाम में तो भाई डोंग चलते हैं, वो तो मेरे को डोंग चलते हैं ना, आई थिंक वियतनामी डोंग, वो तो बहुत ही ज्यादा चले जाएंगे, करोड़ों में चले जाएंगे भाई। लेकिन बात करें अगर इंडिया की, 1 लाख येन सिर्फ 56,000 बनता है। अगर आपकी अर्निंग की बात की जाए नॉर्मल, अगर जैसे कि कई जगह पे ज्यादा है, कई जगह पे कम है ना, लेकिन आपकी अर्निंग की बात करी जाए, एक हफ्ते में 28 आवर्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपकी 1,30,000 1,40,000 नॉर्मल, 30 से 1,40 तक नॉर्मल बंदा बन जाएगी कमा सकता है। जो आपका एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस भी डिपेंड करता है, वो पर्सनल चॉइस है। अगर आप दोस्तों के साथ रहना चाहो, सिंगलर रूम में रहना चाहो, वो तो पर्सनल चॉइस है। जितना आपका पार्टी बाहर ज्यादा नहीं खाओगे तो बचेगा, बाहर खाओगे तो रेस्टोरेंट में ज्यादा जाओगे तो चलो नॉर्मल एक बात कर देते हैं कि जैसे ये मेरा फ्रेंड है डैनी, तो ये सिंगल रहता है, अकेला रहता है। सिटी है, फुकुओका सिटी के आउटस्कर्ट में रहता हूँ मैं। तो मेरा जो रूम रेंट है इट इज लाइक अराउंड 35,000 येन, एंड प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड वो सब एक्स्ट्रा आ जाता है। एंड खाने का अगर खर्चा मैं कहूँ तो मैं मोस्टली जो है घर पे खाना कम ही बनाता हूँ, बाहर खाना ज़्यादा खाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट कुकिंग फूड। सो इट वाज लाइक समवेयर अराउंड 40,000 येन, आई थिंक 40,000 येन, 40,000 येन पर मंथ, वो मेरा एक पर्सनल है। बट मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो खाना घर पे ही बनाते हैं। 40,000 येन जो बताया उसके अंदर मेरे को लग रहा है कि ये रूम रेंट है और बिजली पानी वगैरह का है ना। नहीं, 40,000 35,000 मेरा रूम रेंट है, और उसके बाद बिजली पानी का अगर मैं जोड़ के चलूँ तो इट विल क्रॉस अराउंड 42,000 और 45,000 सिंगल बंदे का। 40 से 45,000 येन सिंगल बंदे का आएगा रूम रेंट, बिजली पानी और गैस का बिल। अभी खाने की बात नहीं हुई है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं हुआ है, जो बाहर आप घूमने जाओगे, कभी कुछ कपड़ा तो खरीदोगे ना आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद, सॉक्स या शूज वगैरह ऐसी तो चीजें खरीदोगे ना, वो तो मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, वो अलग चीज है। हाँ, तो उसके अंदर क्या किया, अभी फोन का खर्चा नहीं जो अपने पर मंथ देना, और आपके घर में वाईफाई है या नहीं है उसका खर्चा भी हो जाता है, फोन की किस्त का खर्चा भी होता है अगर आपने लिया एक नया फोन। हाँ, फोन का भी है। और रूम की अगर मैं बात बताऊं तो रूम, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, रूम कहीं भी आप बड़े से बड़ा एक्सपेंसिव अगर रूम रेंट आपका एक्सपेंसिव है तो ज्यादा से ज्यादा आपका घर कितना होगा, ये मत सोचना कि भाई जितना मेरा घर में इंडिया में घर था इतना बड़ा घर मेरे को यहाँ मिल जाएगा, इतना बड़ा घर यहाँ नहीं। यहाँ जापान के हाउस जो बहुत छोटे छोटे टीनी हाउसेस काइंड का बोल सकते हो। लेकिन ये है कि एक सिंगल बंदे के लिए देखा जाए तो अच्छी, कोई इतना बुरा नहीं है, अपना प्रॉपर मैनेज हो जाता है। 2 रूम सेट भी हैं, 3 रूम सेट भी हैं, बट इतने बड़े घर नहीं है जितने अपने इंडिया में 2 रूम 3 से जितने। ये एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर तुम इंडिया का 2 रूम सेट लेके चलोगे तो यहाँ पे वो 4LDK
या पेंट हाउस टाइप बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। इतना बन जाएगा। हाँ, तो मतलब कि कहने की बात यह है कि जापान का जो 2 रूम सेट है ना, इंडिया के 1 रूम सेट जितना ही होगा। हाँ, एक तरह से, इतना क्योंकि यहाँ पे छोटे घर है। और हम्म। एक बात करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं कि जापान आकर उनको फायदा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स है, स्पेशली फॉर इंडियंस। जैसे कि मैंने अभी नेपाली बंदों का और वियतनामी बंदों का बताया कि उनके जो पैसे हैं ना, सब लोग यही देखते हैं कि भाई मेरी अर्निंग कितनी है, वो इंडिया का कितना बन रहा है करेंसी। अब डॉलर्स में लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो देखते हैं कि $18 मिलते हैं, $17 मिलते हैं, तो उस हिसाब से उनका खर्चा हो जाता है ना, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि इंडिया का इतना बन रहा है। तो इंडिया का आपको हमने नेपाली बंदों का और वियतनामी बंदों का आपको बता दिया कि उनके जो यहाँ पे कमाते हो, अगर 1,40,000 यानी आपकी सैलरी आती है, तो वो बेसिक तो वो नेपाल की 1,30,35,000 बन जाता है। लेकिन वो अगर इंडिया का करे तो वो 75,000 के करीब बनता है मुश्किल से। हाँ, इतना बनता है। प्लस उसमें आपको अपना कॉलेज फीस भी करनी होती है, डिपेंड करता है, एज अ पर्सनल चॉइस है। आप अपने घर से मंगाना चाहो वो बात अलग है, बट लमसम अराउंड अमाउंट इतना ही बनता है। अब उसमें आप अपना चाहे कंट्री को पैसा भेजना चाहते हो अपना, या अपना एंजॉय करना चाहते हो, मोस्टली तो यही होता है कि घर से मंगवाना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई मैं वो बात की यहाँ पे किया गया, ऐसी भी हालात आ जाते हैं कि घर से पैसे मंगवाने पड़ सकते हैं आपको फीस देने के लिए, कि फीस नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक इसका ब्लैक साइड बताना चाहते हैं हम, कि ब्लैक साइड तो हाँ, वो तो अलग ही सीन सबसे बड़ी बात बताता हूँ। यहाँ पे लोग 28 आवर्स मिलते तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा काम लोग करते हैं। 98% स्टूडेंट तो कम से कम मैं मान सकता हूँ 98% स्टूडेंट्स हैं जो कि 28 आवर्स से ऊपर काम करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर जब आपने 28 आवर्स से ऊपर काम करा, तो भाई आप आ चुके हो रिस्क लाइन में आ गए हो। आगे आपके सर पे तलवार लटक रही है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। कल को आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है। अगर आपने 28 आवर्स से ऊपर कर लिया, ये कनाडा अमेरिका की तरह बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पे जापान में यही है कि जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपने घर अपने देश को वापस जाते हैं, उसका मेन रीजन सबसे ज्यादा जापान में यही है, ओवरवर्क। यहाँ फॉरेन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ओवरवर्क के चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि आप जब वीज़ा रिन्यू कराने जाओ तब आपको पकड़ेंगे। यहाँ का पुलिस सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप कहीं सड़क पे चलते हुए कहीं आपको पकड़ लेंगे, आपसे कहेंगे एक्साइरियो कार्ड बोलता है, इसे रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, उसे वो आपको चेक करेंगे। अगर आपकी रेजिडेंस कार्ड पे डेट जो है वैलिड नहीं है, आप ऑलरेडी पास्ट ओवरस्टे कर चुके हो, तो वहीं से आपका डिपोर्टेशन प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको घर भी नहीं लेके जाते हैं, सीधा पुलिस की गाड़ी में ही लेके, ऐसा सीन मैंने देखा है अपने। वो एक्चुअली ज़ायरो कार्ड होता है भाई। जापान के अंदर क्या होता है कि आपको जब आप घर से बाहर निकल गए, चाहे आप कह रहे कि मैं अपने घर से 500 मीटर ही जा रहा हूँ, वो आपको कैरी करना है। उसके ऊपर आपका वीज़ा लिखा होगा कि आप इस तारीख तक मतलब स्टे कर सकते हो जापान में। तो कई बार पुलिस चेक कर लेती है। तो क्या होता है कि कई लोगों की क्या होता है कि चाहता है रिन्यू होने के लिए वीज़ा, तो वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता कई बार, वही होता है ओवरवर्क का। तो लोग क्या कहते हैं, चोरी से रहने लग पड़ते हैं। अब वहाँ से पुलिस आई, वो पूछेगा कि भाई ज़ायरो कार्ड कहाँ आपका, रेजिडेंस कार्ड कहाँ है, तो हमारे पास नहीं होगा। अगर आप ये भी बोल दोगे ना भाई मेरे घर पे पड़ा, तो आपके साथ वो घर आएंगी, सीधा घर लेके जाएगी। तो आपका घर बताओ कहाँ है, मेरे को वो दिखाओ। वो आप जब तक नहीं दिखाओगे ना, आपके ऊपर कार्रवाई चल पड़ेगी। वो दिखाना ही है, दिखाना है आपको। अगर रूल्स फॉलो करके चलो तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को अपने 2.5 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, एज अ रूल फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, मेरे को अब तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। हाँ, 1-2 बार पुलिस क्रॉस चेक वेरिफिकेशन जरूर करती है। आप अपना रेजिडेंस कार्ड दिखा दो, उसके बाद वो देखते हैं, कुछ नहीं कहेंगे घर। तो भाई अभी आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है दूसरी कंट्री से बहुत ज्यादा अलग है भाई। अलग ही दुनिया भाई। ये सोच के कहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते मस्टैंग ले लेनी है, वो फरारी ले लेनी है, तो भूल जाओ। यहाँ पे ऑल्टो कार भी खरीदनी होगी ना आपको भाई, आपके तोते उड़ जाएंगे। मैं ऑल्टो छोड़ो, मैं तुम्हारी स्टार्टिंग में सही बता रहा हूँ। अगर तुम इंडिया से पैसे लेके आ रहे हो वो चीज अलग है, लेकिन तुम सोचो यहाँ पे आके तुम अरबाई तो लाइक पार्ट टाइम जॉब जिसे बोलते हैं वो करोगे, और मैं गाड़ी भी ले लूंगा, फोन भी ले लूंगा। तो मैं साफ सीधी रियलिटी बताता हूँ, तुम्हें मिलेगी साइकिल। लेडीज साइकिल भाई, वो भी लेडीज साइकिल। अगर थोड़े से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए तो हाँ भैया तुम एज अ माउंटेन बाइक ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग तुम्हारी होगी लेडीज साइकिल से। और भाई साइकिल के प्राइस भी यहाँ पे बहुत हाई पे चले जाते हैं। 10,000 येन, 20,000 येन, यहाँ तक कि 5 लाख येन तक की बाइक्स भी हैं यहाँ पे खड़ी है। जो माउंटेन बाइक मैंने देखी थी 5 लाख तक की होगी, बैटरी वगैरह लगी होती है उसके अंदर। तो काफी ज्यादा मतलब कि भाई ये है कि जापान के अंदर आप अगर गाड़ी लेनी है ना आपको, तो सबसे पहले आप ना लाइसेंस अगर इंडिया का है उसको आप कन्वर्ट कराओगे। कन्वर्ट कराने में भाई तोते छूट जाते हैं, कन्वर्ट कराने में बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कों ने कराए हैं, वो जितनी बार फेल होते रहोगे, ट्रायल देते रहो, चलो आपका लाइसेंस बन भी गया। उसके बाद क्या होता है, आपने कार खरीदनी है, बोला मैं कार खरीद लूँ, है ना।
वो भी आसान नहीं है भाई। पहले आपको कार खरीदने से पहले ना आपको पहले पार्किंग लेनी पड़ेगी, कहीं का आपके घर के पास कहीं पार्किंग है, पार्किंग नहीं है तो गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं मिलेगी मिलेगी। आपको। वो पार्किंग आप क्या करोगे, पार्किंग ढूंढोगे कि हाँ मेरे को पार्किंग चाहिए, उसके ऑनर से बात करोगे, उसको पैसे दोगे, वो स्लिप देगा, वो स्लिप लेकर आपने वहाँ पे जाना है, अपना कोबान पुलिस स्टेशन में जाना है। वो पुलिस स्टेशन में आप स्लिप दोगे तो वहाँ से वेरीफाई होगा कि हाँ आप कार खरीद सकते हो। वो आप लेकर जाओगे कार डीलर के पास, तो फिर आपको वो कार दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपने कहीं भी नो पार्किंग में कार खड़ा दी तो 50,000 येन का फाइन है भाई, कम से कम। हाँ। कि उनकी ना इमेज बनी हुई है कि ये जो फॉरेनर्स है ना यहाँ पे आके गलत करते हैं, हमारी कंट्री को खराब कर रहे हैं। ये सोच सोच के ना काफी जापानीज लोग हमें बुरा मानते हैं कि ये फॉरेनर स्टूडेंट्स है ना ये बुरे हैं। तो यहाँ पे ये रेसिज्म का भाई ऐसा मत सोचो कि रेसिज्म नहीं है, जापान में बहुत रेसिज्म है। इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके पास जो है मैन पावर नहीं है काम करने के लिए, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ से वर्कर्स आते हैं, यहाँ काम करते हैं। एंड आई थिंक नेपाल से काफी लोग आते हैं जो यहाँ काम करते हैं। सेकंड नंबर पे नेपाल है, फर्स्ट पे आई थिंक वियतनामी है, सेकंड नंबर पे नेपाली लोग हैं। यहाँ पे मैन पावर नहीं है इसलिए ये लोग फॉरेनर्स पे डिपेंड हैं, बट अगर इनके पास मैन पावर होती तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉरेनर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते। बिल्कुल भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। बात करते हैं कि हम, चलो ये जापान में ये सारी बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि जापान के अंदर जो वर्क परमिट लग जाता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कैसे वर्क परमिट लगता है उसका देखते हैं। वर्क परमिट के बारे में भी वो तो डिपेंड करता है, आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो या फिर एक सेनमनगाकू जिसे वोकेशनल स्कूल बोलते हैं एज अ ट्रेनिंग स्कूल। एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ, अगर आपने इंडिया में कोई भी क्या कहते हैं +2 कर रखी है, उसके बाद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रखे हो, उसके बाद आप जापान आके अपना लैंग्वेज कोर्स करो। जब लैंग्वेज कोर्स में भी आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम N5, 4, 3, 2 and 1, विच इज 1 इज द सबसे बड़ा लेवल होता है, N1 जिसका उसको लेने में भैया खुल जाते हैं अच्छे से। बट डिपेंड ये करता है कि मेन यही है कि अगर आप तुम एक बेसिक लेवल फॉर द फॉरेनर्स, अगर आपके पास N2 लेवल है जापानीज का, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बताने के ये बता रहा है कि जो वर्क परमिट है ना भाई, वर्क परमिट पे भी आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। लगता नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लगता नहीं है। यहाँ की जो डार्क साइड है ना, सबसे ज्यादा डार्क साइड है स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या लोग 7-7 साल तक पढ़ते रहते हैं। अभी 1.5 साल 2 साल आपने जापानीज लैंग्वेज पढ़ी है, फिर 2 साल का वोकेशनल कॉलेज ले लिया, वो पढ़ा, उसके बाद जॉब नहीं मिली, फिर 2 साल का वोकेशनल ले लिया, जॉब नहीं मिली। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है भाई। यहाँ स्टूडेंट आपको हर जगह दिख जाएंगे, स्टूडेंट, लेकिन जो वर्क परमिट वाले हैं ना वो आपको बहुत कम दिखेंगे। और जॉब ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपकी जापानीज स्किल्स जो है इनकी जापानीज लेवल के, इनकी अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करती। हाँ, अगर आपके पास जापानीज स्किल है और आपके पास टोइक का अच्छा स्कोर है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वर्क परमिट भी मिल जाता है, उसमें आराम से आप काम भी कर सकते हो, बट अर्निंग भी उसमें भी कम है, अर्निंग बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ऐसे नहीं है कि आपको बहुत हाइप के मिल जाएंगे, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जापान में क्या होता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स है ना हम, आप ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना जापान के अंदर कि अगर आप आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो या पैसा कमाने। अगर पैसा कमाने आ रहे हो तो सिर्फ पैसा ही कमा पाओगे भाई, पढ़ तो जीरो पाओगे आप, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपकी लाइफ ये है कि जिस दिन इन्होंने आपको जुम भी दिया आप अपने देश वापस जा सकते हो, दैट्स इट। अगर पढ़ने आए हो तो भाई बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाओगे। ये हो सकता है कि आपको फीस भी घर से मंगवानी पड़ जाए, फिर आपका ये है कि थोड़ा आगे जाके फ्यूचर सेव हो जाता है। तो फ्यूचर ऐसा भी सेव नहीं है कि पूरी जिंदगी यहाँ निकाल दोगे। किसी जापानीज लड़की से शादी कर रहे हो तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वो बताते हैं क्या है। वो मेन यही है कि आप एक स्टूडेंट वीजा की आपको कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल जापानीज रेजिडेंस बन जाते हो। बट पासपोर्ट का वो तो, इसके बारे में अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में। मेन यही है कि मतलब जितनी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना जापानीज पासपोर्ट, हम ये बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन जितनी हमने कलेक्ट करी है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अप्लाई होता है, अप्लाई सारे कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म वगैरह है उसको मिलने के जो चांसेस है ना 0.01 समथिंग करके कुछ ऐसे, मतलब कि ना ही मान के चलो आपकी नहीं मिलेंगे। ये मत तो सोचना कि मिल गया ना, वो एक एक्स्ट्रा में रखो। अगर आपका लक, अगर आप इतने लकी हो कि 10,000 वो लॉटरी निकलना है ना, इंडिया में लॉटरी निकल गई 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, इस टाइप का सिस्टम होगा कि कितने लोगों ने वो खरीदी होगी, उसके बाद एक बंदे की लॉटरी लगी है, वो हिसाब होता है यहाँ पासपोर्ट मिलने का। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपने कोई देखा जिस बंदे ने जापान का पासपोर्ट। मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा भाई। 3 साल 2.5 साल 3 साल हमें हो गए हैं,
कोई हमने फॉरेनर बंदा जिसके पास जापानीज पासपोर्ट हो, ऐसा बंदा मैंने हाँ, नहीं देखा। हमको कोई नहीं मिला भाई। वर्क परमिट वाले बंदे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। एक वर्क परमिट का सीन ये है कि जापानीज गवर्नमेंट डिमांड ये करती है आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स होने चाहिए, जिसमें से आप 5 ईयर प्लस आपका वर्किंग पीरियड होना चाहिए। 5 साल तुम्हें जो है यहाँ पे जॉब करनी होनी चाहिए, और उससे ज्यादा 3 या 4 साल तुम्हें पढ़ाई होगी। टोटल ऑफ पीरियड आपका 10 साल है जापान में, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट में आप कुछ भी वर्क परमिट में आप कर सकते हो, बट जिस चीज से आप ग्रेजुएट हो, जो आपका मेजर है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसा अभी पढ़ रहा हूँ, टूर एंड ट्रेवल्स पढ़ रहा हूँ मैं अभी, अगर मेरा जो वर्क परमिट लगेगा वो टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कंपनी में ही लगेगा, किसी होटल्स या फिर ट्रैवल एजेंसी या एयरलाइंस में, इसी में ही लगेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं जाके किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फाइनेंस इंडस्ट्री में जाके काम करूं, तो उसमें मेरे को कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन जब मैं वीजा नहीं मिलेगा। हाँ, वीजा रिन्यू कराने जाऊंगा वो नहीं तो मिलेगा इमिग्रेशन मेरे को वीजा नहीं देगी, क्योंकि उनका रीजन यही होगा कि आपने पढ़ाई जो है टूर एंड ट्रेवल्स की करी है, लेकिन आप काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो उस चक्कर में वीजा नहीं मिलेगा। तो भाई वो एक ना जापानीज की लड़की से शादी करके, वो हमारा रह गया था बीच में, कि उसके बाद जो अगर स्टूडेंट हो ना जापानीज लड़की से शादी कर लेते हो, तो आपको भाई 28 आवर्स आपके कट होके फुल टाइम हो जाता है। आप जितना मर्जी काम कर लो, उसके अंदर आपका कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रेजिडेंस बन गए उसके बाद, एक तरह से आपको मतलब कि रेजिडेंस बन गया। ये नहीं है कि पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट फिर भी नहीं मिलेगा, पासपोर्ट को भूल जाओ, लेकिन ये है कि रेजिडेंस बन गए, तुम यहाँ रहो, जो मर्जी करना है करो, मतलब कोई पैसे दिक्कत कमाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने मर्जी पैसे कमाओ, वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं आपके, 28 नहीं रहते, जितने मर्जी काम करो, जैसा मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं अब ऑल ओवर हम ना यही बैठ के कर रहे थे कि जापान लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ये चलो हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, हमने उन्हें बता दिया कि ये जो होता है, अब आना है नहीं आना वो आप पे डिपेंड करता है। यही मेन चीज यही है, जो भी चीजें अभी हमने बताई है वो एज अ स्टूडेंट जापान में आना चाहिए, जो आ रहे हैं उनके लिए है। मैं अगर जो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जापान में स्टडी करना आना चाहते हैं, उसके बाद अपना फ्यूचर जापान में देख रहे हैं। तो कुछ प्लस पॉइंट भी है, और उसी के साथ कुछ डार्क साइड भी है। भाई डार्क साइड मेरे को लगता है ज्यादा है, डार्क साइड थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आप लोग को। स्टार्टिंग में बंदा आएगा भाई खुश रहेगा। प्लस पॉइंट तो सिर्फ आपका ये है कि यहाँ पे आपको आकर लाइफ एक लाइफ जैसे कि सेफ है, आप सेफ फील करोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए और आपकी फ्यूचर बन गया आपका, सेफेस्ट कंट्री है, तुम्हें बात सेफ हो जाएगा थोड़ा आपका, जैसे कि आप सेफ हो गए। ये नहीं कि फ्यूचर सेफ हो गया भाई, फ्यूचर आपका डार्क में चलेगा पूरी जिंदगी, क्योंकि आपको एक ना एक दिन इस कंट्री से वापस जाना ही पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा डार्क साइड है, आपको जाना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट किस लिए होते हैं? फ्रस्ट्रेट होते हैं जापानीज कल्चर की वजह से, क्योंकि जापानीज कल्चर जो है वो मैं कहूँगा पूरी दुनिया से ही सबसे अलग है। पूरी दुनिया से ही अलग है। पूरा जो इनका जापानीज कल्चर है, अलग ही लेवल के लोग हैं, अलग ही लेवल की दुनिया चलती है, अलग ही सोचते हैं इनकी। जो भी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगला बंदा क्या करना चाहता है, कोई परवाह नहीं है। उनके दिमाग में जो चल रहा है वही वो तुमसे करवाएंगे। तो भाई हम तो ये बात कर रहे थे कि चलो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ी जानकारी दी जाए कि जापान के अंदर है ना तो ये सब होता है भाई। ठीक है, मैं देखो अगर हम अपनी पर्सनल बात करें कि मैं अपना पर्सनल बोलूँ कि जापान में आने का फ़ायदा, तो मैं सीधा बोलूँगा कि ना है मेरी तरफ से, कि नहीं आपको आना नहीं चाहिए। आपको क्या है कि एक अब इंडिया में ना, तो इंडियन को सबसे पहले आप ऐसी कंट्री देखो जहाँ पे इंग्लिश चलती है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, ऐसी कंट्री में नहीं मिल रहा तो आप दोबारा एक ऐसी कंट्री चूज़ करो जहाँ की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि आपको ईजी रह जाएगा। जो जापानीज है ना भाई, जापानीज पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पे सबसे ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज 3 या 2 पे आती है। तो काफी लैंग्वेज। सेकंड पे शायद मैंडलिन आती है, चाइनीज मैंडलिन आती है, थर्ड पे ये आती है। क्योंकि आपको यार आप जितनी मर्जी जापानीज सीख लो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जितनी मर्जी जापानीज सीख लो आप, लेकिन आप एक जापानीज बंदे को कम्पीट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है उसकी लैंग्वेज में। आप उसको अगर कोई जापानीज बंदा हिंदी सीख रहा है तो हमको वही हिंदी में वो नहीं कम्पीट कर पाएगा ना। उसका क्रॉस करने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मैं पर्सनल यही है कि आपके पास जापानीज बंदे से ज्यादा स्किल होनी चाहिए। हाँ। तो ही आपको कंपनी प्रेफर करेगी, क्योंकि जापानीज वो भी बोल रहे हैं, जापानीज आप भी बोल रहे हो, बट उसकी जापानीज और आपकी जापानीज में बहुत फर्क होगा। बट एक आपके पास प्लस पॉइंट क्या होगा, आप उससे ज्यादा बेटर इंग्लिश बोल सकते हो। हाँ। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश कन्वर्सेशन आपका जापानीज लोगों से अच्छा है, तो दे विल वेलकम यू विद ओपन हार्ट, सीरियसली। उसके बाद आपका मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपको जापानीज कल्चर एक्सप्लोर करना है, कई सारी नई चीजें देखनी है, मतलब अलग ही लेवल की अगर दुनिया देखनी है, तो भैया आ जाओ यहाँ पे तो देख सकते सब देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, फिर तो भाई इस कंट्री को मत चूज करना आप।
सीधी बात है, क्योंकि स्पेशली फॉर द इंडियन कि स्टूडेंट। आप सोचो कि क्योंकि यहाँ पे अर्निंग आप कितनी कर लोगे, 2 लाख येन भी अगर कर लोगे तो इंडिया का 1,10,000 बनेगा, जिसमें आपका खर्चा भी निकलेगा। 50,000 इंडिया का खर्चा निकल के हर एक महीने 50,000 मुश्किल से बचेगा आपका, इतना ही बचेगा ना। इतना, हाँ इतना ही बचता 50,000 इंडिया का। नहीं बचेगा, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कहीं भी। तो भाई आज की वीडियो को चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा। तो वीडियो को अब और ज़्यादा अब आगे वीडियोस लेकर आएंगे हम, जापानीज़ लोगों से बात भी करेंगे, तो सारी वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं, तो भाई बने रहिएगा। Anything related to Japan or something, just comment down below and we will happy to answer your questions. तो भाई कोई भी आपकी क्वेरी हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं जापान के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.